नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और इस अध्याय में आज हम करने वाले हैं आपके अभ्यास प्रश्नों को हल, क्योंकि इस अध्याय के हम पाठ्य निहित प्रश्न कर चुके हैं, सारे सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए मजेदार अंदाज में आज की क्लास को पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है। ठीक, तो देखिए, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित करना है। मतलब आपको केल्विन में दिया है और सेल्सियस में आपको परिवर्तित इसको करना है। ठीक, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा और फिर इसका अगला प्रश्न आपको ही करना है। तो देखो, 300 केल्विन यहाँ पर इन्होंने दिया है और अगर मुझे सेल्सियस में इसको परिवर्तित करना है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, 273 केल्विन जो है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक, अब जब 273 में घटा दूंगी 300 में से, तो 10 में से 3 गए आपके पास 7 हो गया, 9 में से 7 गए आपके पास कितना बच जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर समझ में आ गया। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए केल्विन में जो तापमान होता है उसमें क्या करना होता है कि जो आपको सेल्सियस में तापमान दिया है उसमें 273 आप जोड़ दोगे तो केल्विन में मिल जाएगा। अब मुझे क्या हुआ कि केल्विन में दिया था तो मैंने क्या करा, 273 माइनस कर दिए तो मुझे सेल्सियस में तापमान मिल जाएगा, जो कि कौन सा आ गया मेरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं इसके अगले भाग पर। तो अगला भाग है 573 केल्विन। वीडियो को यहाँ पर आपको करना है पॉज और उठाओ अपनी कॉपी पेन, फटाफट से इसको हल करो और आंसर लिखो अपनी कॉपी पे। तो करना क्या है, आपके पास है 573 केल्विन, इसमें से क्या करो 273 केल्विन जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करो। अब आपको किसमें दे दिया, देखो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और अब आपको किसमें परिवर्तित करना है, केल्विन में परिवर्तित यहाँ पर करना है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्या किया था, पहले सवाल में फॉर्मूला लिखा था कि केल्विन में अगर तापमान है तो आप क्या करोगे, सेल्सियस प्लस 273 कर दोगे। क्या कर दोगे, सेल्सियस प्लस 273 यहाँ पर कर दोगे। तो अब अगर मुझे क्या चाहिए, केल्विन में चाहिए, तो सेल्सियस प्लस क्या कर दूं, 273 में यहाँ पर कर दूंगी। तो 5 और 3 आपका कितना होता है, 8, और 7 और 2 कितना हो जाता है, 9, और ये आ गया आपका 298। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कोई दिक्कत है, और ये आया किस में है, केल्विन में ये आया है। क्लियर, तो यहाँ देख लो आपके पास कितना आ गया, 298 केल्विन यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो अगला क्या है, 373 यहाँ पर आपको दिया है। अब वापस से वीडियो को पॉज कर दो, उठाओ अपना कॉपी पेन और फटाफट से इसको हल कर लो। क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो ठीक है, हम भी जोड़ देते हैं। 373 आपको दिया है, प्लस क्या करना है, 273 आपको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, तो 3 और 3 तो आपका हो जाएगा कितना, 6, 7 और 7 आपका हो जाएगा कितना, 14, 3 और 2 5, 1 6, ये हो गया आपका केल्विन में 646 केल्विन। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा उत्तर। क्लियर, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर, कारण बताना है। भाई बहुत ध्यान से समझो, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। ऊपर दे देगा कारण बताओ और टक 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 नीचे 4 आपको प्रश्न दे दिए। ठीक, तो देखो, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। तो पहला क्या है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ
अस्तित्व छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेफ्थलीन जो होता है उसको हम क्या करते हैं कि घरों में आप क्या करते हो, कपड़े वगैरह जो होते हैं उसमें नेफ्थलीन की गोलियां आप रखते हो ताकि वो खराब ना हो। क्लियर हो गई बात। अब ये जो नेफ्थलीन है ये क्या होता है, जादू हो जाता है, थोड़े दिनों बाद ये क्या गायब हो जाती है, कोई निशान विशान नहीं छोड़ती है, ना ही इसने हमने ना इसको ताप दिया ना दाब दिया, पर ये अपने आप गायब हो जाती है। तो भाई वहां जादू नहीं हुआ, वहां एक क्रिया हुई है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन। क्या नाम है जिसका? ऊर्ध्वपातन। ये क्या करती है, ठोस जो होता है उससे सीधे ही किसमें परिवर्तित होती है, गैस में ये परिवर्तित होती है। तो ये नेफ्थलीन क्या होता है, ठोस होता है सफेद कलर का, और ये क्या होता है, सीधा ही गैस में परिवर्तित होके गायब हो जाता है, इसीलिए हमको दिखता नहीं है। तो क्रिया कौन सी हुई, वह सब्लिमेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया वहां पर हुई है। तो चलो उत्तर देख लेते हैं कि लिखना कैसे है हमको। नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए भी नहीं, द्रव में आया नहीं है, किसमें हो गया परिवर्तित, गैस में परिवर्तित हो गया, जिसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। कपूर भी इसका एक बहुत बढ़िया सा आपका उदाहरण है। ठीक, कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में क्या हो जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है, और जो आपका नेफ्थलीन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, सफेद सफेद गोलियां होती हैं ये। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। भाई बिल्कुल सही बात है, कोई बहुत सुगंधित इत्र लगाया हुआ हो, परफ्यूम लगाया है, डिओडेंट लगाया है, सेंट लगाया है किसी ने, तो क्या होता है कि हम कहीं भी बैठे हो, ठीक, तो हमारे पास में से अगर कोई गुजरता है तो बढ़िया सी सुगंध वाला हो तो हम कहते हैं कितना बढ़िया परफ्यूम इसने लगा रखा है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, प्रश्न पूछ लिया कि ऐसा होता क्यों है हमारे पास। तो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है कि वो देखो यहाँ पर लिखा है कि गंध बहुत दूर पहुंच जाती है, तो इत्र के जो कण है वो क्या है, वातावरण में जा रहे हैं, यानी इत्र भी क्या है, वाष्पशील द्रव है जिसके कण क्या है, वातावरण में क्या हो जाते हैं, आपके पास पहुंच जाते हैं धीरे धीरे ही, और धीरे धीरे आपको उसकी सुगंध आने लग जाती है। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे कि इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से ये फैल जाता है। तो जब कोई बढ़िया सा इत्र लगाकर आता है या परफ्यूम लगाता है तो हम कह देते हैं भाई बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है, बहुत बढ़िया परफ्यूम उसने लगा रखा है। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब चलते हैं कहां, अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करो। मतलब करना क्या है कि अपने को बताना है अ, ब और स में से कि किसके कण बहुत ज्यादा पास पास है, फिर किसके दूर है और किसके सबसे ज्यादा दूर है। तो आप सीधा सीधा देखो कि कण किसके पास में होते हैं, ठोस के, उसके बाद होते हैं द्रव के, और उसके बाद होते हैं गैस के। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ठोस कौन है, तो चीनी यानी कि शक्कर आपका ठोस है, उसके बाद द्रव कौन है, आपका जल है, उसके बाद गैस कौन है, आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस है आपकी। क्लियर हो गई बात। अब ठोस में जो है वो कण कैसे होंगे, पास पास होंगे। जल में क्या है, ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान होता है, थोड़े दूर दूर होंगे। और ऑक्सीजन आपको पता है कि गैस है, तो गैस में कण कैसे होते हैं, अत्यधिक दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई। व्यवस्थित कर लिया तो देखो क्रम यही आया है। ऑक्सीजन क्या है, आपकी गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, न्यूनतम। द्रव में क्या होता है, ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और ठोसों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है क्योंकि जो आपके कण हैं वो कैसे हैं, पास पास हैं, बहुत समीप बंधे हुए हैं। क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल कैसा होता है, तो ये जो आपका जल है ये किस अवस्था में होगा, यहाँ पर द्रव अवस्था में विद्यमान होगा। 25 से 27 डिग्री का मतलब होता है रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान सामान्यतः 25 से 27 डिग्री ही होता है। तो उस समय आपका क्या होता है, जल जल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में ही होता है कि नहीं होता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो जल जो है आपका किस अवस्था में है,
द्रव अवस्था में। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहां दे दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो सकता है, दो तरीके से ये हो सकता है। या तो ये क्या हो सकता है भाई, बर्फ भी हो सकता है, ठीक, और यहाँ पर ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ ये जल अवस्था में भी हो सकता है। मतलब कि देखिएगा, ये द्रव हो गया और ये आपका हो गया ठोस। क्यों भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि बर्फ होती है, ठीक। अब बर्फ क्या होता है, जम जाती है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होगा, बर्फ अवस्था में विद्यमान हो सकता है, मतलब कि आपकी ठोस अवस्था में विद्यमान हो सकता है। पर 0 डिग्री सेम टेम्परेचर पर जमना शुरू होती है ना, ठीक, जमना शुरू हो रही, इसका मतलब अभी किस में है, द्रव अवस्था में भी ये विद्यमान हो सकता है। देखो लिखेंगे कैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ठोस अवस्था तथा द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि बर्फ का जब बर्फ जमता है तो फ्रीजिंग पॉइंट मानी हिमांक, ठीक, और गलनांक दोनों कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने को पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता क्या है कि आपका जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है। तो सारा जल तो वाष्प में नहीं परिवर्तित हो गया, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था और आपकी गैसीय अवस्था दोनों उपस्थित वहां पर होती हैं। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्य अवस्था यानी उबलना भी प्रारंभ होता है, और गैसीय अवस्था यानी कि वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्या है, क्वथनांक है। क्या है भाई, क्वथनांक। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होना भी शुरू होता है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, पुष्टि हेतु कारण दे। भाई आपको अभी कहा है कि पुष्टि हेतु कारण दे, व्याख्या करें या ठीक से इसको स्पष्ट करें, टिप्पणी लिखे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और वो ऊपर सीधा सीधा लिख देगा कि टिप्पणी लिखे, और नीचे टक टक करके आपको 4 प्रश्न दे सकता है, ठीक। तो उन्हीं 4 प्रश्नों में ये ऐसे आसपास घूमते हैं वो 4 प्रश्न। क्लियर हो गई बात। तो देखो पहला क्या दिया है, जल कमरे के ताप पर द्रव में है। तो भाई कमरे का ताप आपको बता दिया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होता है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जल जो है वो कमरे के ताप पर आपके द्रव अवस्था में होता है। तो क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब आएगा तब ये जमना प्रारंभ होगा। हिमांक मतलब फ्रीज, फ्रीज मतलब जमना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 0 डिग्री पे जमेगा तो 100 डिग्री पे क्या होगा, क्वथनांक दिया है 100 डिग्री पे वाष्प बनना शुरू होएगा। अब 0 से 100 के बीच में तो क्या रहेगा, द्रव अवस्था में विद्यमान रहेगा। तो कमरे का जो ताप है वो कितना है, 25 से 27 है। तो इस अवस्था में कौन सी अवस्था होगी भाई, द्रव अवस्था होगी कि नहीं होगी। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता। तो आप जिस पात्र में रखेंगे ये कह देगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, कटोरी में डाला तो मैं कटोरी के आकार का हो जाऊंगा, और गिलास में डाला तो मैं गिलास के आकार का हो जाऊंगा। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ। तो अगला भाग देखो क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। देखो एक तो लोहा, ठीक, फिर उसकी अलमारी दे दी। अब ये कह रहे हैं कि कमरे के ताप पर ठोस हो, तो आप कल्पना करके देखो कि कमरे के ताप पर अगर आपके लोहे की अलमारी जिसमें आपने अपने सामान रखे हुए हैं वो पिघल जाए तो कैसा होएगा। सोचो एक बात। तो भाई पिघलती नहीं है तभी तो अपन ने उसमें सामान रख रखा है, ऐसी चीज हम घर में लाएंगे क्यों जो पिघल जाए फटाफटी, ठीक। तो आप समझते हैं कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर कैसी है, ठोस। क्यों है, पहली चीज कि लोहे की जो अलमारी है यानी लोहा जो है वो धातु, अब इसके कण क्या है भाई, बहुत पास पास है, कण पास पास, तो आकर्षण बल जो है वो भी कैसा है, बहुत अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल है, ठीक। अब आकर्षण बल है, तोड़ नहीं पाएगा कोई, जब तोड़ नहीं पाएगा तो किस अवस्था में होगी, ये ठोस अवस्था में होगी। दूसरा, जब आकर्षण बल इतना मजबूत है, ठीक, तो इसका गलनांक कैसा होगा,
उच्च होगा भाई। कैसा होगा? कमरे के ताप पे पिघल जाए इतना नहीं होगा। सीधी सीधी बात देखो, हम इसको एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू समझते हैं। ठीक, अब इसने बोला है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या है? ठोस है। ठीक है, क्यों है भाई? तो देखो, अगर ठोस है तो ठोस में क्या होता है कि ये जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? समीप होते हैं। ठीक, अब समीप होने के कारण क्या हो जाता है कि उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। ठीक, अब अगर आकर्षण बल मजबूत है तो तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो गलनांक कैसा हो गया? यहाँ पर उच्च हो गया। क्लियर? तो भाई कमरे के ताप तो कम होता है, गलनांक इसका उच्च है, तो पिघलेगी क्या? नहीं पिघलेगी। तो देख लेते हैं लिखेंगे कैसे। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि उसका जो गलनांक है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका आयतन क्या है? निश्चित, और अणु जो है वो पास पास है, इसलिए ये बह नहीं सकती। क्योंकि क्या है? आकर्षण बल बहुत अत्यधिक है, तो ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है? देखो, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखो, दो बातें हैं। एक आपके पास कौन है? बर्फ है, और एक आपके पास कौन है? पानी हम कह दो या जल आप कह दो। ये कह रहे हैं कि तापमान तो 273 केल्विन ही है, लेकिन बर्फ जो है वो ज्यादा ठंडा महसूस कराती है पानी की तुलना में। क्योंकि देखो, बर्फ जो होती है ना वो क्या हो जाती है भाई आपकी ठोस अवस्था में। अब ये क्या होगी? पिघलना शुरू करेगी, तो ये ऊष्मा क्या क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। ठीक, लेकिन पानी जो है वो इस तरीके की क्रिया करेगा ही नहीं, तो पहले से ही द्रव अवस्था में, तो किसी भी ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा। लेकिन ये जो अवशोषण करेगी उस ऊष्मा का नाम क्या होगा? गुप्त ऊष्मा, मतलब कि आपकी लेटेंट हीट। इसलिए बर्फ जो है वो ज्यादा जल्दी ठंडा कर देगी, या हम कहें कि ये जो ठंडक का एहसास है वो ज्यादा कराएगी पानी की तुलना में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब लिखेंगे कैसे वो समझ लो भाई। ठीक, देखो, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि बर्फ। पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, यानी लेटेंट हीट लेती है। ठीक है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, अब वो क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन करेगा उसकी, फिर उसकी ताप में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। परंतु इसी ताप पर जल केवल क्या करता है? अपने ताप में वृद्धि करता है और ऊष्मा ताप के लिए ही प्राप्त करता है, और किसी चीज के लिए प्राप्त नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बर्फ तो क्या कर रही है? दो काम कर रही है। देखो, बर्फ जो है वो दो काम कर रही है। पहला, ताप में परिवर्तन कर रही है, दूसरा अवस्था भी परिवर्तित कर रही है। पानी क्या कर रहा है? केवल ताप में परिवर्तन कर रहा है। तो यहां इसे क्या चाहिए होगी? गुप्त ऊष्मा इसको चाहिए होगी। लेकिन पानी को जो है वो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गई? बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 3.34 इंटू 10⁵ ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? प्रति इकाई किलोग्राम। मान लो कि आप 1 किलोग्राम की बात कर रहे हो, तो बर्फ को जल में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या होता है कि बर्फ जो है वो ज्यादा जल्दी हमको क्या करती है? ठंडक का एहसास कराती है, या ज्यादा ठंडक का एहसास कराती है पानी की तुलना में। क्योंकि पानी जो है इस प्रकार की किसी ऊर्जा का अवशोषण नहीं करती, किसी ऊर्जा को वो या ऊष्मा को काम में वो नहीं लेती है। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। और क्या है अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? तो भाई एक आपके पास उबलता हुआ जल है और एक आपके पास भाप है। भाई ये प्रयोग अपने को करना नहीं है, केवल समझना है। तो उबलता हुआ जल जो है और आपके पास भाप है, तो भाप में क्या होगा? जलने की जो तीव्रता है वो आपको ज्यादा महसूस होगी, किसकी तुलना में? उबलते हुए जल की तुलना में। क्यों? तो कारण हम यहाँ देख लेते हैं कि भाप में जलने की तीव्रता अधिक
अधिक महसूस होगी, क्योंकि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उस पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ठीक, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा का अवशोषण कर लिया। दो बातें हैं, एक है आपके पास भाप और एक है आपके पास उबलता हुआ जल। ठीक, अब यहाँ पर हमने दोनों लिख लिए। अब उबलता हुआ जल और भाप, तो भाप ने तो क्या करा है, गुप्त ऊष्मा ले ली है। ठीक, अब जैसे ही गुप्त ऊष्मा का इसने अवशोषण कर लिया तो इसके जो कण हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे अत्यधिक। ठीक, लेकिन उसी तापमान पर उबलते हुए जल ने किसी ऊष्मा का अवशोषण नहीं किया, इसलिए जब आप जलते हो तो भाप की जो जलन है, यानी भाप से अगर आपको जला है तो आपको ज्यादा महसूस होगा, किसकी तुलना में, उबलते हुए जल की तुलना में। बात यहाँ तक समझ में आ गई, तो अब चलते हैं कहाँ, अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करो। भैया अब अपने को करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और अपनी कॉपी में उत्तर लिखने का प्रयास करो। देखो ध्यान से, यहाँ क्या दे रखा है, ठोस, द्रव और गैस दे रखा है। अब हो क्या रहा है कि ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, ये देखो। ठीक, और उसका नाम क्या है, ए। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। ठोस से किस में परिवर्तन हो रहा है, आपका द्रव के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो ठोस को क्या किया आपने, गर्म किया और किस में बदल दिया, द्रव में। इसका मतलब आपने क्या इस्तेमाल किया है, संगलन कह दो या गलन कह दो। ठीक, अब आगे चलो बी पर। बी में देखो कि द्रव से किस में परिवर्तन हो रहा है, गैस में परिवर्तन हो रहा है। द्रव था उससे कहां जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं, यानी आपका क्या हो रहा है, वाष्पीकरण यहां पर हो रहा है। ठीक, सी की बात कर रहे हैं तो आप गैस से द्रव में आ रहे हो तो क्या हो रहा है, संघनन यहां पर हो रहा है। क्लियर हो गया। डी की बात कर रहे हैं तो डी में आप द्रव से ठोस में आ रहे हो, मतलब कि जमाना, यानी कि क्या हो रहा है, आप जमा रहे हो तभी तो ठोस बनेगा। ठीक, अब चलते हैं ई की तरफ, और ई में क्या हो रहा है, ठोस से आप गैस में जा रहे हो, द्रव में नहीं गए, आप सीधा गैस में चले गए, तो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन यहां पर हो गया। एफ की अगर बात कर रहे हैं तो आप गैस से सीधा ठोस में आए हो, इसका मतलब क्या हो गया है, निक्षेपण यहां पर हो गया है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। देखो यहाँ ए दिया था, ठोस से आप कहां चले गए हो, द्रव में, तो आपने क्या कर दिया, संगलन मन नहीं गलन। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका गए द्रव से गैस में चले गए हो, तो द्रव से गैस के लिए क्या करते हैं, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, गैस से कहां आ गए, द्रव के अंदर आ गए, यानी कि संघनन हो गया, कंडेंसेशन यहां पर हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो, द्रव से ठोस में आ रहे हो, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, आप जमाना वाली जो क्रिया है उसका प्रयोग कर रहे हो। फिर आप जा रहे हो ठोस से सीधा ही गैस में, मतलब कि द्रव अवस्था में नहीं गए, तो ऊर्ध्वपातन होगा, सब्लिमेशन यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। उसके बाद आप आ रहे हो गैस से ठोस के अंदर, मतलब कि एफ की जो क्रिया है वो है आपका निक्षेपण। क्लियर हो गया। तो उत्तर यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले में संगलन, दूसरे में वाष्पीकरण, तीसरे में संघनन, जमाना, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। हमने भी यही लिखा है। देखो ए में संगलन, तो यहाँ देख लो ए में संगलन यानी फ्यूजन। फिर चलते हैं बी में वाष्पीकरण, तो यहाँ भी बी में क्या है, वाष्पीकरण, मतलब कि इवेपोरेशन। फिर चलते हैं सी में संघनन, तो यहाँ भी सी में क्या है, संघनन, मतलब कि कंडेंसेशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जमाना यानी कि डी, तो डी में आपका क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। फिर चलते हैं ई में, तो हो गया आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि आपका सब्लिमेशन। फिर बात कर रहे हैं एफ की, तो आपका हो गया निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया।
तो अब आपको करना क्या है कि हमने सारे प्रश्नों को हल किया है, आपको अपनी कॉपी में बिना देखे इसको लिखने का प्रयास करना है। अब बिना देखे क्यों लिखने का प्रयास करना है? क्योंकि जो आपके एग्जाम होते हैं वहां हमें यही प्रक्रिया करनी होती है, प्रश्नों को देखकर अपनी कॉपी में उत्तर को बिना देखे लिखने का प्रयास करना होता है। वहां नंबर मिलते हैं, यहाँ आपको याद हो जाएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए भाग के साथ, इसके अगले भाग में। तो जब तक आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करना है, रटना नहीं है। धन्यवाद।